हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज और आज मेरी खास मेहमान है मिस सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी। शी इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस एंड द वाइस चेयरपर्सन of Kinetic Engineering. Welcome to the show, Sulajja ji, and thank you so much for taking out time. Good morning. I'm very happy to be here. Our pleasure, ma'am. मैम मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और उसमें मेरी नजर आपके एक कोट पे गई and I'll quote that for you. Legacy can give you a platform, but you need to chart your own way forward with intelligence, leadership qualities, and sense of business. Sulajja ji, you are an inspiration for millions of young budding women entrepreneurs. Take us through your life journey. कैसे आपने उन challenges को overcome किया and कैसे आप इस मकाम पे पहुंची? So first of all, thank you for the kind introduction. और सारे दर्शकों को मैं Women's Day की बधाइयाँ देना चाहूँगी. It's a very important day, I think, for me personally and for all the women around the globe. जो आपने मुझे सवाल पूछा, आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में एक हमेशा एक पर्पस या एक लक्ष्य देके आगे बढ़ने की कोशिश की है। जब मैं छोटी थी तभी से मुझे काइनेटिक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बिजनेस, इन सब एरियाज में बहुत इंटरेस्ट था। मैं अपने दादाजी के बहुत क्लोज थी, वो उनके साथ में मैं ऑफिस आती थी जब मैं 4-5 साल की थी तभी से, और उनके ऑफिस की वॉल्स पे मैं कुछ कुछ लिखती थी वगैरह, वो दिखाते थे सबको, देखो मेरी ग्रैंड डॉटर ने किया है। तो मैं ये पूरी इस पैशन को लेके मेरी परवरिश हुई। घर में जब डिनर पे भी हम बैठते थे तो बातें होती थी बिजनेस की, इकोनॉमी की, कंट्री की, अपने देश को कैसे आगे बढ़ा जाए इस चीजों की। तो मैं एक बहुत मुझे उससे बहुत एंकरेजमेंट मिली, उससे मुझे बहुत एक इंस्पिरेशन मिला। और उसके बाद मैं अमेरिका गई, मैंने अपनी पढ़ाई की, वहां पे मैंने काम भी किया कुछ साल, लेकिन हमेशा दिल में ये था कि मैं वापस आऊँ, अपने देश के लिए कुछ करूँ, काइनेटिक के लिए कुछ करूँ। उस एम्बिशन से मैं वापस आई। और उसके बाद जो पिछले 25 साल में मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, ये बहुत अच्छा सफर रहा है। ऑफ कोर्स हार्डवर्क, जैसे आपने कहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है कि पीपल आर ओवरनाइट सक्सेसफुल, लेकिन जो ओवरनाइट सक्सेस भी होती है उसको भी 15 साल लगते हैं। ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी हुआ, लेकिन हर सक्सेस के पीछे बहुत मेहनत है, बहुत सैक्रिफाइसेस है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है, चैलेंजेस है। और क्योंकि मुझे अपने काम से और अपने देश से इतना प्रेम है कि वो जो भी उसके साथ आता है, सक्सेस हो, फेलियर हो, मेहनत हो, थकान के बाद फिर से उठ के आगे बढ़ना हो, ये सब इट बिकम्स वर्थ इट, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है, आपका एक ध्येय है, और आपको आपके काम में और कुछ करने में एक इंटरेस्ट है अंदर से, कुछ उसकी एक देयर इज अ सेंस ऑफ पर्पस। सो आई थिंक मैंने जो भी किया है, इट इज आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पर्पस, आउट ऑफ वांटिंग टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, आउट ऑफ पैशन फॉर काइनेटिक, पैशन फॉर ऑटोमोबाइल। और इसलिए ये जो भी मेरी जर्नी रही, ये एक बहुत ही रिवॉर्डिंग, बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रही है। मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे। मैंने मैन्युफैक्चरिंग में भी काम किया, मार्केटिंग में भी काम किया। अभी अपनी नई काइनेटिक ग्रीन, मैंने एक नया वेंचर भी काइनेटिक ग्रुप में शुरू किया था एक 7-8 साल पहले, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में एक पायनियरिंग कंपनी है, और वो एक नई मेरे ख्याल से दिशा है, उसमें भी बहुत आगे काम करना है। मैम, व्हाट मेक्स यू अ स्ट्रॉन्ग वुमेन? क्योंकि आप उस फील्ड में काम करती हैं जहाँ पे मेल डोमिनेशन ज्यादा है। आप कोई भी कंपनी उठा के देखे हमारे देश की, वहां पे मेल लीडर ही है, लेकिन एक आपकी ही कंपनी है जहाँ पे यू हैव बीन लीडिंग इट थ्रू ऑल दीज years and you have been successful. I think strength comes from within. एक तो मैं बताऊं कि मैं हमेशा से बचपन से एक बहुत एथलेटिक मेरी पर्सनालिटी रही है। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एनकरेज किया बहुत ज्यादा। मैं बैडमिंटन, आई प्लेड ऑन नेशनल लेवल, मैंने जिम्नास्टिक्स किया है, और सारी जो खेलकूद है स्कूल में होती थी, जैसे डॉज बॉल है, इवन कबड्डी है, जैसे सारे खेलकूद में भी पार्टिसिपेट किया है। तो आई ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ फिजिकल एनर्जी एंड ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फिटनेस एंड स्पोर्ट। आई थिंक ये एक बहुत मेरे लिए यूजफुल रहा है। अब अगर कोई स्पोर्ट कंपेटिटिव लेवल पे खेलो तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, डिसिप्लिन जरूरी है, हार जीत उसमें होती रहती है, और अगर आप एक मैच हारो फिर भी आपको उठ के वापस मेहनत शुरू करनी पड़ती है।
सो आई थिंक कंपेटिटिव स्पोर्ट का मेरे लाइफ में बहुत एक बड़ा रहा है कंट्रीब्यूशन। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने हमें बहुत एनकरेजमेंट दी। वी कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली। टिपिकली मारवाड़ी फैमिलीज होती है वो काफी कंजर्वेटिव रहती है, लेकिन हमारी फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने, हम 3 बहनें 1 भाई है, तीनों बहनों को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिली जितने भाई को मिली, अपना करियर चूज करने का, अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का, एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट और बाकी जो भी चीजें हैं। हम सब लोग अमेरिका गए, पढ़े। तो ये जो एक्सपोजर मिला है, ये जो एक प्लेटफॉर्म मेरे पेरेंट्स ने हमको दिया है कि आप भी जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, करके दिखाओ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। आई थिंक इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है। और अगर आपको एक्सपोजर मिलता है देन यू ग्रो एज अ पर्सन। अगर आपको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रखा गया और आपने कभी चैलेंजेस कभी फेस ही नहीं किए, तो आप कैसे, हाउ विल यू ग्रो एज अ पर्सन? सो आई थिंक एक्सपोजर एंड फेसिंग चैलेंजेस, ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से फैक्टर रहा है in helping me to become a strong person. And then finally, I think it is all about the upbringing, परवरिश। जैसे मैंने कहा, हमारे फैमिली में हमेशा बिजनेस की बातें होती है, देश की बातें होती है, इकोनॉमी की बातें होती है। एक ऐसा बिग पिक्चर काइंड ऑफ एटमोस्फेयर है, एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया गया। तो ये जो घर में माहौल था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो करेक्ट माहौल, बहुत अच्छी परवरिश, एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी जो पेरेंट्स ने दी, हमको दी, और फिर मेरे अंदर का जो हमेशा एक एम्बिशन रहा है, एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ रही है कुछ करके दिखाने की, एक जो आई ऑलवेज वांटेड टू, आई मीन अभी भी अगर आप देखो तो इफ यू टेल मी कि आप घर पे बैठिए तो आई विल नॉट नो व्हाट टू डू विद माय सेल्फ। तो ये अंदर से आता है कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। आई थिंक इट्स द सेंस ऑफ पर्पस दैट गिव्स यू द एनर्जी टू रिमेन स्ट्रांग। नहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा जर्नी है जिसमें बहुत ज्यादा आप, जैसे इट्स लोनली एट द टॉप, सारे प्रॉब्लम जो होती है दे ऑल कम टू योर लेवल। आपकी मेहनत, आपकी रिस्क, आपकी एम्बिशन, तो अनलेस यू हैव दिस सेंस ऑफ पर्पस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम विद इन इज व्हाट आई विल से। 75 साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमने बहुत सारा बातें भी की। हालांकि हम आगे तो बढ़े हैं उस पे, इट्स नॉट दैट हमने कुछ किया नहीं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफर है। वुमेन को एम्पावर करना हमारे देश में एक चैलेंज रहा ही है, बिकॉज अभी भी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज है, कंजर्वेटिव फैमिलीज है जो औरत को आगे बढ़ता देख नहीं पाती। तो क्या एक सिग्निफिकेंट बैरियर है जो वुमेन एम्पावरमेंट को हमारी कंपनी में रोक रहा है? तो अगर आप एक मैक्रो लेवल पे देखो तो द सिचुएशन इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे किया है जिसमें इंडिया हैज रैंक्ड 136 आई थिंक आउट ऑफ 147 कंट्रीज। तो अगर एक ओवरऑल आप देखेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सोशल स्ट्रक्चर्स, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर इंडिया एज अ कंट्री इन ब्रिंगिंग जेंडर पैरिटी। तो आज हमने जो प्रोग्रेस की है, जरूर की है। आज हमारी बच्चियां जो है वो एजुकेशन में आगे बढ़ रही है। ऑलमोस्ट इक्वल लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज अवेलेबल एंड इज हो भी रहा है। आप अगर देखो अर्बन सोसाइटीज में देयर आर गुड सम रोल मॉडल सक्सेस स्टोरीज। आज विमेन पायलट बन रही है, हेड्स ऑफ स्टेट बन रही है, काफी सेक्टर्स में आगे बढ़ रही है। सो देयर आर न्यू रोल मॉडल्स जो आगे आ रही है, बट आई थिंक अ लॉट नीड्स टू बी डन। And India should be in the top 25% countries in the world in women empowerment. एक ऐसा जैसे आपने net zero का गोल लिया है that we want to be green country, we have taken a goal to be a $7 trillion economy. I think our government should take a purposeful goal that we want to be in the top 25% of the countries in the world in terms of women parity. आज काफी टोकनिज्म टाइप का काम होता है, बातें होती है, लेकिन ऑन द ग्राउंड बहुत सारे इश्यूज हैं. So a lot needs to be done, and I think government will play a big role in this. But I think nothing happens overnight, and I think every citizen, every family, they should also do their bit. अगर हम हमारे फैमिली में, हमारे सर्कल में हमारी बेटियों को, बहनों को एनकरेज करें, उनको ना सिर्फ पढ़ाए पर उनको आगे बढ़ने की, काम करने की भी प्रेरणा दे, उनको सपोर्ट दे,
उनको जेन्युइनली एम्पावर करे, उनको हेल्प करे टू रन द बिजनेस और वर्क एंड फैमिली बैलेंस। आई थिंक ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स अगर हम सब ले तो सब मिलके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जो वेमेन के अगेंस्ट वायलेंस होते हैं, वेदर डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इसके बारे में बहुत ज्यादा आवाज उठना जरूरी है। जो गलत काम होते हैं उनको पनिशमेंट होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ बिग रोल टू प्ले एंड सोसाइटी ऑल्सो हैज अ बिग रोल टू प्ले। लेकिन मैंने कहा एक गोल लेना चाहिए हमको कि हमको हमारी देश की औरतों की में जितना पोटेंशियल है ये अगर हम अनलीश करें, if they become productive, they become strong members of this society, it will definitely help India to become a global superpower, to reach $7 trillion sooner than later. तो बहुत ज्यादा योगदान भी दे सकती है महिला है। And I think we have to work together to create these opportunities and this support system. Very true. सुलजा जी, लेकिन अब जो महिलाएं, जैसे हमने बात की ऑन जनरल मासेस के बारे में बात की, लेकिन हमारी रेगुलेशंस कहती हैं कि कॉर्पोरेट के बोर्ड्स पे एक महिला का होना बहुत जरूरी है, पर महिलाएं नहीं मिल रही। I mean, their participation is so less. Why is it so? So I think this shows the actual situation on the ground. यानी नॉर्मली मैं रिजर्वेशन में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन आई थिंक बोर्ड्स पे विमेन होना या पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो हमने रखा है 33% हमारे कंट्री में, ये जरूरी है ताकि कुछ तो शुरुआत हो, कुछ तो औरतें आगे बढ़े, कुछ तो उनकी आवाज लोगों तक, कुछ तो उनको भी समझे कि हम भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि not only the reservation but actual society has to support in finding women leaders, in creating women leaders. अपने घर की औरतों को आप encourage करो कि भाई you go ahead and work, you go ahead and be part of corporate world, you go ahead and be part of the political system. तो एक enabling infrastructure and support and encouragement for women to grab those opportunities, both are required. So I think that it just shows that हमें बहुत कुछ करना है. We are nowhere near the goal, and it will happen only in a step-by-step manner. Let's talk about the Indian economy, changing face of the fastest growing economy of the world. Where do you see India by 2030? We are talking about $7 trillion economy by 2030. We're talking about $47 trillion economy by 2050. तो आपका क्या नजरिया बन रहा है अपने देश को लेके इस समय? I'm very bullish about the future of our country. जैसे आपने कहा, we are the world's largest, fastest growing democracy. We also have world's largest young population. आज जो हमारी गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी आई है, उससे कंसिस्टेंसी का भी माहौल बना है. There is consistent policy to promote key sectors जैसे electric mobility, for example. Government has been consistently working on it. Now there is a big push to do PLI, which is to promote global scale manufacturing. There is a definite push to promote green sectors. तो हर सेक्टर जो जरूरी है देश की प्रोग्रेस के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग और ग्लोबली कंपेटिटिव बनाने में टाइम लगता है. Not 2 years, but 10, 15, 20 years. So the consistency in policy and push is critical to achieve success. आज अगर कुछ है, फिर 4 साल के बाद वो सपोर्ट बंद हो जाए, the sector will never flourish, we will remain small. तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे देश में एक स्टेबिलिटी का माहौल है, it is very good. And I feel कि हमारा जो local consumption story है, such a big population which is prosperous, can help us to become a global superpower. पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए, अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बनाए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे यहाँ कंजम्पशन हो. So I'm very bullish that India will progress a lot in the next 15 to 20 years. And certainly $7 trillion is the first goal, and then being one of the top world economies, in the next couple of decades. I think we definitely have all the ingredients. We have the people, we have the resources. I think all we need is consistency in policy and a consistent push and support to all the sectors, which will help us to reach these goals. But I'm very bullish. At 7% GDP growth, I think we are already ahead of almost everybody. मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, जो PLI स्कीम सरकार की रही है, आपको कहाँ तक लगता है कि एग्जीक्यूशन फ्रंट पे वो सही है? और हालांकि अनाउंसमेंट्स तो बहुत सेक्टर्स के लिए हुई है, लेकिन एग्जीक्यूशन एक काफी दिक्कत रही है हमारे देश के लिए. हम अनाउंस तो बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन फेल करते हैं फाइनल स्टेप तक पहुंचने के लिए. China Plus One स्ट्रेटेजी, ये सब अपॉर्चुनिटी है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन
हम फेल कहाँ कर जाते हैं? Why is it that we fail at the last stage? I think the issue has always been about consistency. जैसे मैंने पहले कहा that for any policy to succeed, consistency is required. आप आज कुछ announce करो, then there is a change in priorities, money is allocated somewhere else, or a new government comes in the center or the state, they change the priorities, they bring some other ideas. With that, nothing will succeed. It's like a child who's studying for an exam. If he has to get that 100% marks, he has to study consistently and cover all the chapters. आप एक दो chapters के लिए पढ़ो, उसके बाद भूल जाओ तो definitely you're not going to get the 100% marks. So I think it's important to have that consistency over a period of not 1-2 years but 10-15 years. जैसे आपने देखा कि चाइना की बात होती है, China and India were at the same level 20 years ago, but then China took a decision to focus on export, to build internal infrastructure. And by simply building internal infrastructure and export over 10 years, consistently, underheadedly, they became a big and successful nation. ऐसे इंडिया को भी एक फोकस जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रीन ग्रोथ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एजेंडा है, इसके ऊपर जो उनके की गोल्स है हमारे आज नेशन में, उसमें उनको 10-15 साल की कड़ी मेहनत विदाउट चेंजिंग द गोल पोस्ट करना जरूरी है. I think this is the only thing that's lacking. It's consistency, it's change in priorities, it is change in thought process. That has really marred our nation. Ma'am, you have been an active contributor to the automotive industry in India. अब जो ट्रांजिशन हम कर रहे हैं ई मोबिलिटी की तरफ, आपकी कंपनी ने बहुत ज़्यादा पहले कदम उठाए हैं. यू आर द फर्स्ट मूवर्स. कैसा देखते हैं आप ये ट्रांजिशन होते हुए? It's a very exciting transition. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिछले 70-80 सालों में we have only worked innovation at a incremental level. But जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का दौर आ रहा है, it is a transformative opportunity, it's a transformative time. जैसे लैंडलाइन से इंडिया में 75 साल लगे सबको लैंडलाइन फोन मिलने में, but within 5 years all of those people move to mobile phones. ये कुछ ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है जो आज भारत दुनिया का लार्जेस्ट 3-wheeler नेशन है, 3-wheeler सेलिंग नेशन, सेकंड लार्जेस्ट 2-wheeler नेशन, फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल ऑटोमोबाइल नेशन. और ये सारा जो इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे अगर हम everybody starts using electric vehicles, the impact on pollution, the impact on import oil bill, it will be massive for our country. We definitely move towards a greener atmosphere. 25% जो contribution आया है pollution में is from vehicles. तो अगर सारा ये pollution ही बंद हो जाए, noise pollution and air pollution, it will transform our cities. Also e-mobility में ऐसा एक हो रहा है कि लोगों के ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी बहुत कम हो जाएंगे. Today people are spending almost on a two-wheeler 3,000-4,000 rupees in a month, and in a car even much more on petrol and diesel. Imagine you have to spend nothing on fuel. You have to only charge your vehicle, which costs 5% or 10% of the petrol cost. तो जो लोगों के खर्चे है और जो कॉमन मैन है, अपना मिडिल क्लास है, मासेस है, उनके लिए 500 रुपए पर महीना बहुत मायने रखता है अगर वो अपनी स्कूटर पे खर्चा कर रहे हो तो उनका अगर ट्रांसपोर्ट ग्रीन हो और खर्चा भी कम हो, इट इज अ बिग कंट्रीब्यूशन टू आवर सोसाइटी आल्सो. और इसमें और एक चीज होगी कि इनोवेशन बहुत होगा. New ideas will come, new business model will come, new opportunities will come, new startups will get founded. It will also fuel entrepreneurship. एक बहुत अच्छा दौर आने वाला है. और जो हमारे नेशन का एक गोल है कि हम अपने आप को ग्रीन बनाए, नेट जीरो तक हम जाए, उसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक बहुत बड़ा योगदान देगी. And I'm very bullish that with the right policy and the right push and consistency, which I was telling you before, we can be largest electric vehicle market. Not only for our nation, पर हम लोगों को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे. बैटरीज, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, व्हीकल्स, वी कैन बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टू द वर्ल्ड. मैम, लेकिन इसमें एक दिक्कत तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी पुट इन प्लेस टू मेक ऑल दीज फैसिलिटीज रीच द मासेस. तो ये की चैलेंजेस जो है उसको कैसे आप देखते हैं कि कैसे व्हाट आर द की चैलेंजेस फॉर द ईवी स्पेस एज सच, और इसकी दिक्कतें दूर कैसे हुई? तो एक तो है ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट स्टार्टेड इन द राइट वे एंड बिल्ड मोमेंटम. ये नई टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियस है कि लोग इसका इसके बारे में थोड़ा कॉशियस रहेंगे
कि should I buy an electric vehicle or my normal vehicle? Will I get good range? Will I, how will I charge my vehicle? So it's important कि पहले ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जिससे एक मोमेंटम बने, जो आज हमारे पास है, जो गवर्नमेंट ने जीएसटी बेनिफिट्स दी है, फेम स्कीम इंट्रोड्यूस की है, उससे एक शुरुआत हुई. और since we are a pioneering company in this sector, I can tell you that in the last 5 years we have made great progress. पहले we had to go out and find customers. We had to find schemes in which we can promote the product, जैसे government welfare schemes हो, ऐसे अलग-अलग, opportunities we had to find. Today customers are coming to our showrooms and thinking about buying electric vehicles. So definitely people are more interested, but they still have some doubts and concerns. तो अभी ये important है कि हम लोगों को electric vehicles उनके पास पहुंचाए in a good price. और आज because we are in a new nascent sector, we're still making very small number of electric vehicles. The cost of economies of scale are not there. So there's a price difference between a electric vehicle and a regular vehicle. So government support is required for the next 5 years to bridge that gap. And government should continue giving incentives to customers so that they pay the same as an electric vehicle as they pay for an ICE vehicle. If they have to pay more, they will not buy. Then they'll buy what they're used to buying. If you have to pay more and take to buy something new, then you will not buy. Very few people will buy. So it's important that we build momentum, continue the incentives to the customers to create a population. After that, it is the word of mouth. It is the experience of customers. In India, ऐसा है ना, जो दिखता है वो बिकता है. So if more and more people with electric vehicles are talking to their friends, कि हाँ, I'm really saving so much money. Don't worry, it's working well. It's really, it's a good experience. More and more people will buy. So we need to go through that transition to create that momentum, the initial population. और जैसे डिमांड भी बढ़ेगी वैसे इस सेक्टर में इकोसिस्टम भी इवॉल्व होगी. जैसे लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, चार्जिंग स्टेशंस अपने आप आएंगी, वायबल होंगी. आज अगर इफ यू पुट अ चार्जिंग स्टेशन बट देयर इज नो व्हीकल, then that company is not viable, charging station will shut down. So it has to all go hand in hand. Scale building, incentives to customers, word of mouth building, ecosystem creation. It all has to go hand in hand over the next 5 years. अभी PLI स्कीम भी आई है, उसमें भी टाइम लगेगा. अभी इंडिया में लिथियम आयन भी मिला है, लिथियम केमिकल सॉरी, तो सेल्स भी locally बनेगी, but it will take about 5 years. So I think in the next 5 years we have to continue good policy framework, we have to continue building initial population, and that momentum will lead to further investments, ecosystem and scale. और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा लोगों को अच्छी लगेगी, सस्ती हो जाएगी, और अपने आप फिर वो एक बार हम 15-20% लेवल पे पहुंच गए पेनिट्रेशन के, वो अपने आप मोमेंटम विल कैरी फॉरवर्ड. So this is, we are in a crucial phase where the government needs to support EV penetration for the next 5 years with a lot of consistency, a lot of conviction, and then it will take the route. Ma'am, what is your vision for Kinetic Green and the growth and the kind of investment plans that you are looking into right now? So we are very excited, very optimistic. I mean, I'm so excited about this, the green revolution, कि मुझे रात को नींद नहीं आती है. I wake up excited, when can I get to office? I think it's our goal, our vision, our mission is to provide green mobility to the masses. एक काइनेटिक और फिरोजा फैमिली का हमेशा एक रहा है vision, which is to do service to the nation. Even in our business, it's never been about making profit or creating valuations. It's always been about service to the nation. My father created products like Kinetic Luna, Kinetic Honda, which were life-changing products. They gave mobility to the common man, to women. I remember college में हमारे, all the girls used to ride Kinetic Hondas. They were very, very popular. So I think Kinetic Green एक ऐसा ही vision mission लेके मैं चल रही हूँ कि we want to make a difference. We want to reduce the pollution in our cities. We want to bring green mobility to our masses around the country, reduce their transport cost. And my vision is to see a Kinetic Green vehicle in every home in India. And I think it's so it's about taking ahead the family legacy and making a bigger difference. Of course, the opportunity is very big because, as I said before, India is world's largest three-wheeler market, second largest two-wheeler market. So numbers definitely are there. Our focus now is to make the best products, to innovate, to bring this technology, but within the reach of the people, so that they can afford it, they can use it. Products should be reliable, affordable, yet very innovative. And we continue to make investments in this area.
And I think that's the purpose, to make a big difference and bring green transport to the millions in our nation. So finally, your advice for the women who really want to start their entrepreneur journey and really want to work in this male-dominated field. So I think that if I focus on automobile, let's say, since you said male-dominated field, I feel that there are many opportunities for women right now than there were ever before in our sector. Automobile sector has been very male-dominated. In fact, when I started at Kinetic, few decades ago, there was not even a female toilet in our R&D and in our factory, because women were just not there in the core areas like R&D, engineering, manufacturing. They were there in finance and marketing, these kind of areas. But I think, and if you see even today in many automobile companies, women are a very small percentage of the workforce. If they are there, they are most in these support functions. But I think that electric mobility is changing all this. I think electric mobility is leading to a situation where a lot of new opportunities will be there for women for 2-3 reasons. One is because e-vehicles are more about electronics and software, and less about mechanical processes like forging, casting, machining. Vehicles have more electronic components, EVs, than mechanical components. Therefore, women can certainly participate a lot more in the core functions like product development, component development, manufacturing, when assembly of EVs is simpler than assembly of a non-electric vehicle. So that's one whole opportunity. A lot of EV companies, in fact, are now promoting and proudly saying that we have women on a shop floor. Secondly, there are new business models that are coming, जैसे अपने का ecosystem, चार्जिंग है, बैटरी स्वैपिंग है, कोर R&D है. तो ईवी से एक पूरा शेकअप हो रहा है मार्केट में, काफी नई स्टार्टअप्स आ रही है, उसमें भी there are new opportunities. So I think because things are changing, is leading to new opportunities, and I think it's the best time for women to enter. Also, the industry is looking for skills. आज एक EVs में skill shortage भी है. तो अगर हम इसका फायदा उठा के अपने skills develop करें in the area of electric vehicle, various domains, you can become a valuable resource for any company they're looking to hire. They are growing. So I think if women are interested in automobiles, I think EV is the right area to enter. It's a new opportunity. And I think overall for women today in India, entrepreneurship is definitely, a very exciting, let's say, area, because now work from home is becoming popular. Now, because of the digital world, there are fintech opportunities, digital tech opportunities, which are again creating new business models. Jahan pe abhi there is more availability of networks and funding. So I think today, ever more than before, women entrepreneurs can grow. I would encourage women to think about their careers, to think about their abilities, think about their potential. I would encourage them to build networks, go out and meet people, meet like-minded people. And and finally, it's about their dreams. The conviction has to come from within, and they have to stay committed to whatever their goals are. But I think the time is good to take the plunge. So लज्जा जी, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. Thank you so much for your time, ma'am. Thank you very much for having me, and once more, happy Women's Day to everyone. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.